हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल पार्ट 22, पार्ट 4 और पार्ट 4 इस लेक्चर में। तो हम इस लेक्चर को भी क्वेश्चंस के थ्रू एड्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रीएम्बल। प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल सबसे पहले तो पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 26 नवंबर 1949 adopted and enacted the Constitution of India. Here the date of adoption of preamble is not mentioned. जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो पीपल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 मतलब 1949 को अडॉप्ट करते हैं और इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस प्रियम्बल के अंदर हमारी अडॉप्शन और इनेक्शन की डेट तो दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, पर प्रीएम्बल की अडॉप्शन की डेट नहीं दे रखी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है विद प्रीएम्बल और अदर प्रोविजंस के साथ कमेंस्ड होता है 26 जनवरी 1950 को। कमेंस्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि वर्किंग में हमारा जो प्रीएम्बल आया है वो 26 जनवरी 1950 से ही आया है। प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे। तो हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल जो है हमारा वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, equality and fraternity. Justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of an individual and unity and integrity of the nation. हम एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। जो पीपल है वो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव ले रखे हैं कि हमें कंट्री को कैसा बनाना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोवरेन के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स द अथॉरिटीज लाइज विद इन इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका सोवरेन का मतलब होता है कि अथॉरिटी खुद के पास होना। जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है और वो अपने कंडक्ट कर सकता है खुद ओन अफेयर, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो मेंबरशिप होती है किसी भी ग्लोबल फॉरम्स की, उसकी वजह से ये जो सोवरेनिटी है इट हर्ट नहीं होती है। सेकंड है सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है इट मींस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें प्राइवेट और पब्लिक जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम किया जाता है। जो वर्ड सोशलिस्ट है ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट है सेक्युलर। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन्स। सेक्युलर का मतलब होता है जो रिलेशनशिप शेयर करती है गवर्नमेंट और रिलीजन, उसे कहते हैं सेक्युलर। इन इंडिया इक्वल डिस्टेंट रिलेशन ऑफ स्टेट विद ऑल रिलीजन्स। जो इंडिया में जो स्टेट है उसका इक्वल डिस्टेंट रिलेशन है रिलीजन्स के साथ, मतलब ट्रीट करते हैं वो सारे रिलीजन को इक्वली और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इट मीन्स power lies with people and people are sovereign to take decisions for the country. इसमें डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर लोगों के पास है और जो लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह कंट्री को चलाया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहां पे पीपल जो होते हैं डायरेक्टली एक्सेस करते हैं पावर स्विट्जरलैंड में, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं हमारे यूएसए के अंदर और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में। फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है इट मींस ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन एंड हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं उनमें सारे सिटीजन्स को राइट मिल सकता है और दूसरा जो हेड ऑफ द स्टेट लाइक हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। फिर नेक्स्ट था हमारा सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, JLEF। JLEF का मतलब है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हो। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, दैट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी भी पर्सन को अगर लिबर्टी नहीं दी जाएगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
इसके अंदर हम देखते हैं कि काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले, लाइक आर्टिकल 14 to 18 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 39, 325, 326, 325 लाइक राइट टू वोट, 326 लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर हम देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के अंदर जो हमने इंटीग्रिटी वर्ड है ये जोड़ा गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड सिंगल सिटीजनशिप। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेटर्निटी आ गया है, यहाँ पे लिबर्टी है और यहाँ पे इक्वलिटी है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो वर्ड है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू लिए हैं। अगर लिबर्टी होगी और इक्वलिटी नहीं होगी तो कुछ ही लोगों का डोमिनेंस हो जाएगा। अगर उल्टा होता है, अगर इक्वलिटी है और लिबर्टी नहीं है तो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो दोनों होना जरूरी है, लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी भी होनी जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है इलेगिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है क्लासलेस सोसाइटी, जिसके अंदर सारे सिटीजन्स के पास सोशल, इकोनॉमिक और उनको पॉलिटिकल जस्टिस मिल पाए। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करने, चलिए हम सीधा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में जो डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, जो हमने सोशलिस्ट जो पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इज नॉट कन्वीनियंटली क्लियर कट। Both communism and socialism ideology developed to support the protest against the exploitation of working class during the industrial revolution। जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बारे में अब हम जो बेसिक डिफरेंस है वो यहां समझेंगे। इन कम्युनिज्म द इकोनॉमी इज प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओनरशिप ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइज विद द गवर्नमेंट व्हाइल इंडिविजुअल होल्ड नो पर्सनल प्रॉपर्टी और एसेट। कम्युनिज्म के अंदर जो इकोनॉमी है वो प्लान करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ओनरशिप जो होती है सारी इकोनॉमिक रिसोर्स की वो गवर्नमेंट के पास होती है। जबकि सोशलिज्म के अंदर इकोनॉमी तो प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है पर ओनरशिप के राइट दोनों के पास होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, पर गवर्नमेंट के पास ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। सेक्युलरिज्म की हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इट मींस रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन। Secularism plays an important role in diverse countries like India, and word secular is added in preamble by 42nd Constitutional Amendment 1976। अगर हम वेस्टर्न और इंडियन कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस समझे तो इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, दैट इज टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन द फंक्शनिंग ऑफ ईच अदर। यहाँ पे बिल्कुल एक सेपरेशन की लाइन खींची जाती है, दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करते मैटर्स में, पर the state is allowed to curtail the rights of citizens if the religion is causing hindrance in the functioning of state। पर जो स्टेट है वो कर्टेल कर देती है राइट्स अगर उसको लगता है कि किसी तरह रिलीजन इंटरफेयर कर रहा है उसकी वर्किंग में। इंडिया में क्या होता है कि स्टेट मेंटेन करती है इक्वल डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता, यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंट रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया हुआ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं माइनॉरिटीज को इन आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ प्रीएम्बल। अगर हम प्रीएम्बल के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो इसके अंदर दो फेजेस थे। पहला फेज जो है इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीएम्बल की शुरुआत होती है 1788 के अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर 1909 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट में भी मेंशन किया जाता है प्रीएम्बल, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंशन नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं हमारे नेहरू जी, उसके अंदर 1946 के अंदर उसके थ्रू ये पास होता है और फिर इसको अडॉप्ट किया जाता है। इसके कुछ हम केस पढ़ते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स वगैरह बात की गई, इसके प्रीएम्बल के बारे में बात की गई है। जिसमें है इंपॉर्टेंट केस है बेरूवारी यूनियन केस जो 1960 में आया था। इसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर एक लीजेंडरी केस आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंडेबल भी है, पर इसके बेसिक फीचर को आप प्लीज चेंज मत करिए। तो जब ये कहा गया, ये केस आया, तो उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1976 में, और इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए जाते हैं।
फिर एक LIC केस आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है 1985 में कि प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम पार्ट 22 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 22 के अंदर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट से क्या मतलब है? कमेंसमेंट का मतलब है कि द आर्टिकल्स जिसमें सिटीजनशिप के हैं, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के हैं, इलेक्शन के हैं, डेफिनेशन है, कुछ प्रेसिडेंट पावर और शॉर्ट टाइटल हैं, ये तो 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ जाती है। पर जो रिमेनिंग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी 1950 विच इज रेफर्ड टू एज दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा जाए? तो प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके अंडर में ये पब्लिश किया जाएगा और इसको सारे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसलेशन के अंदर, तो प्रेसिडेंट उसको रिवाइज करेंगे। तो इस तरह देखते हैं, हमने 5 क्वेश्चंस के थ्रू हमने प्रीएम्बल और पार्ट 22 को एड्रेस किया। अब हम डीपीएसपी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 3 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डीपीएसपी दैट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो। ठीक है, चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं। इंडिया बोरोड डीपीएसपी फ्रॉम आयरलैंड एंड इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन instrument of instructions enumerated in Government of India Act of 1935 issued to then Viceroy of India. In Minerva Milk case 1980, the Supreme Court stated that the Indian Constitution is founding on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSPs, and they had two wheels of a chariot. Minerva Milk case जो 1980 में आया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बीच के अंदर बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि वो 2 व्हील की तरह काम करते हैं किसी भी रथ के। फिर हम अब इसके अंदर डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 20 डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे, जो 36 से लेके 51 तक है। जो 36 है वो बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज स्टेटेड इन पार्ट 3। आर्टिकल 37 बात करता है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होंगे, बट द प्रिंसिपल्स देयरिन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पर जो प्रिंसिपल्स है ये फंडामेंटल है कि किसी भी कंट्री को किस तरह गवर्न किया जा सकता है, मतलब इंडिया को किस तरह गवर्न करना है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये ड्यूटी होगी स्टेट की कि वो अप्लाई करें इन प्रिंसिपल्स को वाइल लॉ मेकिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो बात करता है वो सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। The state shall strive to promote the welfare of the people and to minimize the inequalities in income. जो आर्टिकल 39 है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में बात करेगा। The state policy towards securing right to an adequate means of livelihood, distribution of ownership and material resources for common good, discourages concentration of wealth, equal pay for equal work for both men and women। तो हमने देखा ये जो 4 हैं कि एक तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हो, डिस्करेज हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये हम देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के पार्ट है, पर ये ज्यादातर फुलफिल नहीं हो पाते। लाइवलीहुड का सिर्फ हमारे अभी भी देश में सिर्फ मनरेगा के सिवा और कोई ज्यादातर ऐसा कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की जिससे लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके। जबकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर हम बात करें तो आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन द पे ऑफ मैन एंड वुमेन। उसके बाद हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। इनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स और जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ अब्यूज नहीं होनी चाहिए, और चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो हेल्दी मैनर के अंदर ग्रो कर सके। फिर जो 39A है जो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एड किया गया था। इसमें स्टेट बात करती है, द स्टेट शैल सिक्योर लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फिर आर्टिकल 40 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पंचायत के बारे में बात करता है, गांधीयन प्रिंसिपल है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आपकी ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत को, एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी।
और उनको वो पावर दे, उनको अथॉरिटी दे जो उनके लिए नेसेसरी है उनकी वर्किंग के लिए। फिर आर्टिकल 41 जो है वो बात कर रहा है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की। द स्टेट विद इन राइट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेट को इकोनॉमिक कैपेसिटी में अपनी हद में रहते हुए इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर राइट टू वर्क प्रोवाइड कराना है, जो अभी हमने बात की थी, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आर्टिकल 42 जो बात करता है वर्कर्स के बारे में बात करता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर द सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। फिर आर्टिकल 43 वर्कर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, और ये भी गांधीयन प्रिंसिपल ही है कि द स्टेट शैल एंडेवर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री और टू ऑल वर्कर्स अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फिर आर्टिकल 43 जो है वो भी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि तीन आर्टिकल 42, 43 और 43 ये तीनों वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, और ये 43A जो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। 43B जो बात करता है वो बात करता है कोऑपरेटिव्स के बारे में। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू ऐड किया गया था। द स्टेट शैल प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आर्टिकल 44 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये यूसीसी के बारे में बात करता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मतलब सारे जितने भी हमारे जो सिटीजन हैं उनके ऊपर एक ही तरह का कोड लगे, एक ही तरह से सारे जो लॉज हैं वो एक ही तरीके के लगे। पर हम इंडिया में देखते हैं कि जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जैसे हिंदूज के अंदर हिंदू मैरिज राइट एक्ट है तो अलग है, मुस्लिम्स के अंदर अलग होता है। तो ये यूसीसी जब भी लेके आया जा सकता है जो हमारी जब तक जो सोसाइटी है उसके अंदर अभी उसको और ग्रो करने की जरूरत है। तो क्योंकि कोई भी जो लॉ है उसको सोसाइटी पे थोपा नहीं जा सकता, उसको सोसाइटी जब उसके लिए तैयार होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट इसको यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेगी। पर प्रेजेंटली अभी जो हमारे जो सिटीजन्स है वो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर आर्टिकल 45 बात करता है चिल्ड्रन की। द स्टेट शैल एंडेवर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल बिलो 6 years। फिर आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन की बात करता है। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन स्पेशली एससी एंड एसटी। आर्टिकल 47 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करेगा। द स्टेट एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पज। फिर आर्टिकल 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा है। द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस। फिर आर्टिकल 48A जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। 49 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। फिर आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी और ऑब्लिगेशंस। तो इस तरह देखा हमने कि जो हमारे जो आर्टिकल्स दिए हुए 36 से 51 तक की सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, लीगल एड, पंचायत, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यूसीसी, चिल्ड्रन, वीकर सेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर और इंटरनेशनल पीस। तो देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है कि जिसमें गवर्नमेंट को प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए गए हैं कि आप इन पे प्लीज लॉ बनाएं और जिससे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो पाए। हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर से ली हैं। The constitution of the major democracies like USA, Canada
do not have any list of duties to its citizens, and Japan is among a few democracies which have list of duties for its citizens. तो जो मेजर डेमोक्रेसी थे लाइक यूएसए, कनाडा, उसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा कोई हमें ड्यूटीज टू सिटीजन्स के लिए, जबकि जो जापान है वो खाली इकलौती कुछ डेमोक्रेसीज में से है जिसने जो ड्यूटीज है सिटीजन के लिए वो मेंशन कर रखी है. इन इंडिया द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंप्लीमेंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ऐड की गई थी, और एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्मा कमेटी. तो हम पढ़ते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ए जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो हम पढ़ रहे हैं सारी ऐड की गई हैं ए से लेकर जे तक. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. तो ये जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है इसके बारे में हम बात करते हैं. तो नेशनल एंथम आजकल काफी सारे जो सिनेमा हॉल्स है उनमें भी होता है, और उसमें कहा जाता है कि आपको खड़ा होना है जब नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा हो. अगर कोई नहीं होता तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है. फिर जो इसका क्लॉज बी है ये बात करता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो हमें चेरिश करना चाहिए नोबल आइडियल्स को जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल जो हमारा हुआ था फॉर फ्रीडम उसमें पार्टिसिपेट किया था या उसको इंस्पायर किया था. जो क्लॉज सी है वो बात करता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. कि हमें अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करनी है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को. फिर जो क्लॉज डी है ये बात करता है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना है और कभी नेशनल सर्विसेज के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे. जो क्लॉज ई है वो बात करता है हार्मनी की, स्प्रेड ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की, और ऐसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को गिराती हो, है ना. फिर क्लॉज एफ जो है वो बात करता है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. हमें प्रिजर्व करना है हमारा जो इतना रिच कल्चर है उसको. जो जी है वो बात करता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. हमें कंपैशन, दया का भाव रखना है लिविंग क्रिएचर्स के लिए. फिर जो क्लॉज है इसका एच ये बात करता है, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमें डेवलप करनी है. उसके बाद जो क्लॉज आई है वो बात करता है, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव गार्ड करना है और वायलेंस को हमें छोड़ना है, वायलेंस की तरफ नहीं जाना है. जो जे है वो बात करता है, टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्पिरिट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है. जबकि जो के है ये लास्ट 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है. इसमें पेरेंट और गार्जियन को ये कहा जाता है कि वो प्रोवाइड करें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जो उनका बच्चा है जो 6 से 14 साल तक का है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम साथ साथ इसका एवोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का. इसका एवोल्यूशन की बात करें तो जो हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से हमने लिया है, मेजर जो डेमोक्रेसीज थी उनमें ये नहीं था. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन आती है 1976 में, और हम 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करते हैं. जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, एलियंस के लिए नहीं है. जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिलते हैं. जो फिर वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट्स क्रिटिसिज्म. फीचर्स और क्रिटिसिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो some are moral and other are civic duties. They are value which have been part of the Indian tradition, mythology, religion and practices. ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है. जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है और नॉन जस्टिफिएबल है कोर्ट के अंदर. मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर ये कोई भी सिटीजन फॉलो नहीं करता. पर हमने जो 2 ड्यूटीज देखी थी जिसमें था रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसके खिलाफ इसके लिए लॉ बना हुआ है. अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है. फिर अगर इसे क्रिटिसिज्म पढ़ें तो क्रिटिसिज्म कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है लाइक कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्स, वो इनमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, और काफी सारे जो प्रोविजंस है वो थोड़े वेग हैं. और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर इसको ऐड नहीं भी किया जाता
तो भी ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट रहा ही है। फिर हम पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और उनके सोर्सेस। तो हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये मेजर सोर्स रहा है जिसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिए, लाइक फेडरल स्कीम। फेडरल का मतलब है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर स्टेट होती है। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बायकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखते हैं ज्यादातर हमने इसमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और उसका जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो हमने आयरिश से लिया है डीपीएसपी और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जबकि जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे हमने यहाँ पे फेडरेशन को हमने स्ट्रॉन्ग, फेडरल स्कीम तो हमने 1935 से ली है हमने, पर जो फेडरेशन को जो स्ट्रॉन्ग बनाया वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया है। जबकि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है और जॉइंट सिटिंग की बात करता है। ऑस्ट्रेलियन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर हम सोवियत की बात करें तो हमने यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और हमने प्रियम्बल के अंदर जो आइडियाज इंक्लूड किए हैं, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जो बात की है वो भी सोवियत से लिया है हमने। फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। जबकि हमने फ्रेंच से जो लिया है वर्ड लिया हमने रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लिया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि किस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और फाइनल है जो जापान से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे और उनके सोर्सेस थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने प्रियम्बल के बारे में बात की है, पार्ट 22 के बारे में बात की है, पार्ट 4 और 4A के बारे में बात की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।